नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, मोदी के सेंगोल वाले संसद में आजकल जो भी हो रहा है वो अप्रत्याशित है। लोग अनेकों तरह की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसा ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे संसद से 141-42 सांसदों को निलंबित कर देना ये साधारण सी बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि इनको किसी गलती के कारण या किसी गलत मांग के कारण या किसी गलत व्यवहार के कारण संसद से निकाला गया हो। जो सांसद चाहते थे संसद में हुई घटना, सुरक्षा में हुई चूक और स्मोक बम का जो बच्चों ने या कुछ लोगों ने जो प्रयोग किया था, उस पर विपक्ष के सभी सांसद चाहते थे कि चर्चा हो और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जवाब दें, क्योंकि सुरक्षा गृहमंत्री के अंदर ही आता है। खास करके दिल्ली पुलिस गृहमंत्री के यानी अमित शाह के अंदर आती है, तो आके जवाब दें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी। सर्वसाधारण तरीके से इसे स्वीकार भी किया जा सकता था, मान लिया जा सकता था, बयान भी दे सकते थे। लेकिन इसको इतना बड़ा क्यों बनाया गया? सरकार संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती? और सरकार ऐसा न चाहकर इसके पीछे सरकार के इरादे क्या हैं? ये बात यहां सोचने वाली है। मैंने कहा कि सरकार मान सकती थी विपक्षी सांसदों की मांग, जो कि जायज भी थी। वो सिर्फ विपक्षी सांसदों के खतरे की बात नहीं, पूरे संसद के खतरे की बात थी। पूरे सभी पक्ष विपक्ष सभी सांसदों के जीवन की सुरक्षा से या संसद की सुरक्षा से खतरे की बात थी, तो आराम से माना जा सकता था, उस पर बयान भी दिया जा सकता था ऐसा। लेकिन ऐसा ना करके, इस तरह का अड़ियल रुख अपना करके और उल्टा उन सांसदों को ही सस्पेंड कर देना और एक बड़ी संख्या में इतिहास बनाते हुए भारतीय इतिहास में 141-42 सांसद एक साथ 1-2 दिनों में सस्पेंड करके बाहर कर दिए गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? मोदी की साजिश क्या है? संसद में मोदी का षड्यंत्र क्या है? इसे आपको जानना होगा और उसी पर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्रकाश डाल सकूं। पहली बात ये तय हो गई कि ये बात आराम से मानी जा सकती थी, लेकिन नहीं माना गया। नहीं इसलिए माना गया क्योंकि इनका इरादा था कि इसी बहाने से सांसदों को संसद से बाहर कर दिया जाए, ज्यादातर सांसदों को संसद से बाहर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि संसद में ऐसे बहुत से खतरनाक बिल इस आखिरी बैठक यानी आखिरी संसदीय कार्यकाल यानी इस संसद का ये संभवतः ये अंतिम बैठक है, अंतिम कार्यकाल है, और इसमें कुछ ऐसे खतरनाक बिल पास कर लिए जाएं जिसके जरिए मोदी अपने पूरे देश पर लागू करने वाले षड्यंत्र में कामयाब हो सके। शंकाओं के आधार पर अगर कहा जाए, और जहां तक मैं बिलों का अध्ययन तो नहीं किया हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि क्या नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं, क्योंकि मैं बड़े करीब और बारीकी से जानता हूं नरेंद्र मोदी को। इसके लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि डेफिनेटली संसद में सोशल मीडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री और सूचना तंत्र पर लगाम लगाने की साजिश जैसा कोई बिल संसद में लाया गया होगा। उस पटल को अगर अध्ययन करना करूं तो समझ में आ सकता है, लेकिन मैं बिना जानकारी के, अगर ये मेरी जो शंका है, जो मैं समझता हूं मोदी को, जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा। तो पहले तो सोशल मीडिया जो बची खुची मीडिया जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर पा रही है, बोल पा रही है, लोगों तक बात पहुंचा पा रही है, उन पर लगाम लगाने की
लगाने का कोई ना कोई बिल ये इसमें पास करवाने का इरादा रखते हैं, जिससे कि वो सोशल मीडिया को बैन कर सकें, बंद कर सकें, उन हर मोबाइल तक पहुंच सकें, हर आदमी के हर छोटे छोटे एक्टिविटी को जान सकें, यहां तक कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, इस तरह के, और क्या बात करे क्या ना बात करे, कहां जाए कहां ना जाए, सूचना से जुड़े, और खास करके सोशल मीडिया में लोग जो नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले बच्चे खुचे हमारे जैसे लोग हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस तरह का कोई बिल लाया गया होगा। दूसरा, किसान बिल जो 2 बार में नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हो पाए, पहली बार भूमि अधिग्रहण बिल लाए जो 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए लागू करवाने की कोशिश में फेल हो गए, तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मानेंगे नहीं अडानी के लिए, ये बिल फिर किसी दूसरे रूप में लेके आएंगे। सो लेके आए और आपने देखा 13 महीने तक किसान आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे रहे, उनकी बात अंत तक नहीं मानी गई, उनको बरगला कर घर भेज दिया गया। आज भी वैसे का वैसे ही है। इनडायरेक्टली तो नरेंद्र मोदी उन किसान बिल जो 3 किसान बिल लाए थे उसको इनडायरेक्टली तो लागू करवा चुके हैं, लेकिन मेरी शंका है कि इस समय भी संसद में कोई न कोई ऐसा बिल जो किसान बिल को 3 किसान बिल को रिप्लेस करता हो और अडानी को फायदा पहुंचाने वाला हो, ऐसा कोई न कोई बिल पास करवाने की कोशिश में संसद में की जाएगी या रखा होगा बिल जो पास कराया जाएगा। तीसरी बात कि जितने भी विरोधी बचे हैं, पक्ष विपक्ष, जहां भी नरेंद्र मोदी के दुश्मन, जैसे यूं कह सकते हैं राजनीतिक दुश्मन, सिर्फ विपक्ष में नहीं पक्ष में भी है, यानी उनके अपनी भारतीय जनता पार्टी, उनके अपने आरएसएस या उनके अपने आगे पीछे के लोग भी उनके विरोधी हैं, उनके दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन। उनसे निपटने के लिए, उनको निपटाने के लिए, पक्ष विपक्ष या जहां भी उनसे उनके विरोधी हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको साधारण तरीके से भी जेल में डाल देने के लिए, उनसे निपटने के लिए कोई ना कोई खतरनाक बिल संसद में इस समय पटल पर रखा गया है और उसे पास करवाना है नरेंद्र मोदी को। इसके बाद चौथा, मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अनुमान है कि ऐसा एक कोई और बिल नरेंद्र मोदी संसद में पास करवाने की कोशिश में होंगे, हैं या रखा होगा जो पास करेंगे, करवाएंगे, जिससे आम आदमी के जेबों में थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी खाली कर लिया जाए और पूरे देश के सिस्टम से खुलेआम बिना किसी रोक टोक के सारा धन, सारा पैसा, सारा रुपया अडानी, अंबानी, विनोद अडानी या उन चोरों को दे दिया जाए, या उनके ऊपर जो कर्ज है, उनसे जो वसूलना है, उनकी जो देनदारी बनती है, उसे खत्म कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। इस तरह की साजिश को कामयाब बनाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई न कोई बिल इस समय पटल पर रखवाए होंगे। 5वां, ऐसा कोई न कोई, डेफिनेटली कोई न कोई बिल पटल पर इस समय होगा जिससे कि नरेंद्र मोदी की राहें आगे के चुनाव में आसान हो सके। जैसा कि मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ईवीएम को बचाने के लिए 3 राज्य, कम से कम ये 3 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ओरिजिनल रिजल्ट को सामने आने देंगे, लेकिन उन्हें मजबूरन ईवीएम का सहारा लेना पड़ा। तो अब प्लान बी के अनुसार नरेंद्र मोदी संसद में कोई न कोई ऐसा षड्यंत्रकारी बिल पास करवाने की कोशिश में होंगे जिससे चुनाव आयोग पर और शिकंजा कसा जा सके और चुनाव को कैसे अपने पक्ष में करवाया जाए आसानी से, इस तरह का कोई बिल। और फाइनली ईवीएम को बचाने का, यानी जैसे अगर चुनाव आयोग के पावर को कम कर दिया जाए और ईवीएम का निर्णय सरकार के हाथ में आ जाए और सरकार ये निर्णय करे कि ईवीएम से चुनाव होगा या नहीं, चुनाव आयोग उसका निर्णय ना करे, तो इस तरह का खतरनाक कोई बिल नरेंद्र मोदी इस समय पटल पर रखवाए होंगे जो
पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इन्हीं सब षड्यंत्रों के और भी बहुत से होंगे, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत से बिल हैं, उन बिलों में निश्चय ही सभी बिल्स षड्यंत्रकारी और देश को गुलाम बनाने की, कुछ गुजराती माफियाओं के हाथों में देश को गुलाम बनवाने की साजिश से भरे हुए बिल होंगे, ये निश्चय ही है। तो अब जब उन बिलों को पास करवाना है उन्हें, तो आसानी से वो बिल पास नहीं हो पाएंगे अगर संसद में ये सांसद रहेंगे, उन बिलों पर विरोध करेंगे, बात करेंगे या चर्चा की मांग करेंगे, करते रहेंगे, तो आसान नहीं होगा। इसीलिए 142 सांसदों को उठा करके, सस्पेंड करके इस पूरे सत्र के लिए बाहर फेंक दिया गया। यानी इस पूरे नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल से कांटे की तरह उन्हें निकालकर, हटाकर बाहर रख दिया गया है कि जो चाहें वो संसद में जिस तरह से चाहें अपने षड्यंत्र को कामयाब बना सकें, जो बिल चाहें वो आसानी से अपने तरीके से पास करवा सकें। ठीक, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और आपके सामने है क्यों नरेंद्र मोदी ने इतने सांसदों को बिना किसी कारण, अकारण नौटंकी के जरिए, सभापति का क्या रोल है, क्या तरीका है, आप देख ही रहे हैं। वैसे उनको मिर्ची लगती है कि कोई उनकी मिमिक्री किया, उनको दिल को ठेस पहुंची, लेकिन उनके दिल को इस बात से कोई ठेस नहीं पहुंची कि 141 सांसदों को अकारण वो उठा करके बाहर फेंक दिए, उससे उनके दिल को ठेस नहीं पहुंची। हाँ, उनकी मिमिक्री करने, उनकी नकल करने, या उनका, जो कि वो खुद कर ही रहे हैं कॉमेडी, तो उसकी नकल अगर कोई बाहर किया, उस पर उन्हें तकलीफ हुई है, लेकिन अपने कर्मों से वो लज्जित नहीं है। अपने षड्यंत्र में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के संसद को षड्यंत्र का अखाड़ा बना देने के लिए वो लज्जित नहीं है। खैर, उनको बगल में छोड़ते हैं। अब यहां साफ हो गया कि कोई ना कोई षड्यंत्र जो संसद में नरेंद्र मोदी रच रहे हैं, उसे कामयाब बनाने के लिए इन सांसदों को उठाकर बाहर फेंका गया है। समस्या आपके सामने आ गई। अब इसका समाधान क्या है? चलिए, अब इसको, नरेंद्र मोदी के इस षड्यंत्र को रोकने का आपके पास, अगर आपसे मैं पूछूं या देश के राजनीतिक विश्लेषकों से पूछूं या सोशल मीडिया के जो नरेंद्र मोदी के सामने सामना करते हुए जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनसे अगर मैं पूछूं, राष्ट्रवादियों से अगर पूछूं, देश के उन जिम्मेदार लोगों से पूछूं जो देश के प्रति चिंतित रहते हैं, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र को जो समझते हैं, तो उनका क्या जवाब होगा? और उनसे पूछने वाला सवाल यह है कि संसद के इस दुरुपयोग को, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र से संसद को कैसे बचाया जा सकता है? मैं समझता हूं किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं संसदीय प्रक्रिया का, संसदीय प्रणाली का, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और मेरा अनुमान है, मेरा विचार है, मेरी सोच है और मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन जो है, जितना मैं जानता हूं, अगर उसके अनुसार मैं कहूं तो संसद से अगर सारे विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को छोड़ करके सारे विपक्ष के सांसद एक साथ संसद से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देकर बाहर आ जाए, तो मैं समझता हूं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, मतलब जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अनुसार, शायद ये, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि मैं उसे बहुत बारीकी से नहीं जानता, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि अगर सारे सांसद इस्तीफा दे दें तो ये सारे बिल स्टैंड बाई पर चले जाएंगे, पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई भी सांसद, भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष का जब कोई भी सांसद नहीं रहेगा तो संसद की ये सारी कार्यवाही, संसद की ये सारी प्रक्रिया, संसद का ये सारा नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा। अगर सारे सांसद एक साथ इस्तीफा दे दें, बाहर आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, संसद रुक जाएगा, चल नहीं पाएगा और ये सारे षड्यंत्रकारी बिल स्टैंड बाई में चले जाएंगे।
कोई भी पास नहीं हो पाएगा, कोई भी कानून नहीं बन पाएगा। देश को बचाने का, संसदीय षड्यंत्र को रोकने का, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्री इरादों को रोकने का, इसके अलावा मुझे कोई उपाय दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, संसदीय प्रक्रिया को, प्रणाली को और नियमों को, वो इस बारे में जरूर बताएं, जरूर समझाएं या कहें कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा संभव है क्या। अगर संभव है तो वैसे भी इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, उनको यूनानिमसली ये निर्णय लेना चाहिए, सारे सांसदों को एक साथ संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए, संसद की कार्रवाई रोक देनी चाहिए, रुक जाएगी। यहां तक कि मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में शायद राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना पड़े और सरकार भी भंग हो जाएगी। वैसे भी चुनाव 3-4 महीने बाद है ही, चुनाव 6 महीने से पहले करवाना है, तो चुनाव का समय भी है, चुनाव समय से करवाना ही पड़ेगा, वो समय से ही होगा। ऐसा नहीं है कि संसद से लोग इस्तीफा दे देंगे तो तुरंत चुनाव करवाना पड़ेगा। वैसे भी चुनाव की प्रक्रिया संसद के लिए 6 महीने का टाइम होता है, 3 महीने बाद वैसे भी चुनाव है, तो उसी टाइम पे चुनाव भी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के अधीन जब चुनाव होगा तो शायद ये विपक्ष के लिए थोड़ा बहुत सुविधाजनक हो, थोड़ा बहुत आसानी से वो कम से कम निष्पक्ष चुनाव लड़ सकें, लड़ पाएं या लड़ें, ये भी संभव है। तो इसके लिए सभी सांसदों को अब मेरी विनती है, प्रार्थना है, और हालांकि मैं इतना इस विषय का अध्ययन नहीं किया हूं, इसके लिए इनके साजिशों का अध्ययन तो मैं हमेशा करता रहता हूं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया का अध्ययन मैं नहीं किया, नहीं करता इसके लिए, और अगर करूंगा तो टाइम लगेगा उस पर आप तक बात पहुंचाने के लिए। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि अगर सभी सांसद मिलकर एक साथ इस्तीफा दे देंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, कोई भी बिल पास नहीं होगा, बिल स्टैंड बाई में चला जाएगा, नरेंद्र मोदी की साजिशें कामयाब नहीं होंगी, शायद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, और अगर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव होता है देश में तो वो ज्यादा बेहतर होगा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में चुनाव करवाने से। हालांकि वो ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और शायद ही अगर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ, तो नरेंद्र मोदी को कोई हरा पाए या उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक पाए। किसी के वोट की जरूरत नहीं है, किसी को वोट देना, मोदी को किसी का वोट नहीं चाहिए, ईवीएम काफी है उनको, उनके लिए वोट का जुगाड़ करने के लिए। तो पूरे विपक्ष या इंडिया गठबंधन जो इस समय बैठक भी कर रहा है, उसे यह तात्कालिक निर्णय लेना चाहिए कि सभी सांसदों को एक साथ इस्तीफा देना चाहिए। एक दूसरा, ईवीएम के खिलाफ एक पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, देश बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए। अगर देश को बचाना चाहते हैं, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा तुरंत करना चाहिए। यह मेरा अपना वर्जन है, मेरी सोच है, मेरी समझ है, जो मैं समझता हूं। जो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं संसदीय प्रक्रिया को, संसदीय प्रणाली को, वो आपस में निर्णय लें, आपस में बैठक करें, आपस में बातचीत करें, और इस तरह का सलाह हो सके तो इंडिया गठबंधन को भी दें, पूरे सांसदों को दें। और अगर बाय द वे नरेंद्र मोदी संसद में अपने षड्यंत्र को लागू करने में कामयाब हो गए, सारे बिल पास करवा लिए जो एकदम से खतरनाक हैं आम आदमी के को लेकर के, काफी मुश्किल होगी जीना भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।